आदाब नाजरीन, खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, मुल्क में हालिया असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी है। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना असेंबली इंतखाबात बड़े दिलचस्प होने की तवक्को है। इन इंतखाबात को लेकर तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच तमाम पार्टियों की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवारों को नजरअंदाज किए जाने का मामला सुर्खियों में है। खुसूसन नाम नेहाद सेकुलर जमातों ने माजी के मुकाबले में इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यानी तमाम पार्टियों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन ये पार्टियां मुस्लिम लीडरशिप पर ध्यान देने को तैयार नहीं। आज प्राइम डिबेट में हम मुस्लिम वोट बैंक का सच और मुस्लिम वोटों की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस पर कुछ खास मेहमान और एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा मुस्लिम सियासत पर बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आप हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। यह तल्ख हकीकत है कि हिंदुस्तानी सियासत का मरकज अब अवामी मसाइल और तरक्याती कामकाज नहीं रहे। ये वजह है कि हिंदुस्तानी सियासत में मुसलमानों की अब कोई हकीकत नहीं रह गई है। सियासी पार्टियां इन्हें हाशिए पर डाल चुकी हैं। इसकी एक वजह मुसलमानों का मुंतशिर होना और मुस्लिम वोटर्स की तिजारत करने वाले कायदीन है। ये मुतालबा अक्सर किया जाता है कि आबादी के तनासुब से मुसलमानों को टिकट दिए जाएं, लेकिन इस मुतालबे को किसी सियासी जमात ने कभी तस्लीम नहीं किया। हालिया असेंबली इंतखाबात में भी इसकी मिसाल सामने है। किसी भी रियासत में किसी पार्टी ने मुसलमानों को काबिल लिहाज तादाद में टिकट नहीं दिए। मुसलमान तो एक हद तक हैं, क्योंकि अगर सब मिल करके एक साथ एक फ्रंट पे आकर के मुसलमान अगर वोट करता रहता तो डेफिनेटली उनकी कुछ वैल्यू होती। लेकिन आज आलम यह है कि मुसलमान जितनी पार्टियां हैं आसानी से खरीदी जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमारा पहले भी सबसे मुतालबा रहा है कि भाई मुसलमानों को आप क्यों टिकट नहीं दे रहे हैं, क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब आप मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं तो आपको जब वोट की ज़रूरत है तो मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से सीटें दे जाना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इन रियासतों में मुस्लिम वोटर्स की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स बिखराव के सबब अपना तशख़्ख़ुस खो चुके हैं। बिखराव का आलम यह है कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में भी मुसलमान कामयाब नहीं हो पाता। जमात इस्लामी ने आम इंतखाबात के मद्देनजर सियासी अपील जारी करते हुए मुसलमानों को मुत्तहिद होने का मशवरा दिया है। अभी 2019 का जो पार्लियामेंट्री चुनाव होने जा रहा है हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, तो वो एक अहम चुनाव होगा। तो उस चुनाव के मद्देनज़र जमात इस्लामी ने अपने एहसासात जो महसूस किए मुल्क के हालात को देखते हुए, मुल्क की फ़िज़ा को देखते हुए, तो उस पर मिल्लत इस्लामिया को एक गाइडलाइन कह सकते हैं या अपील कह सकते हैं या मुहज़्ज़बाना अंदाज में कह सकते हैं कि अपनी बात कही है कि जो वोटों की तकसीम हो जाती है हमारे यहाँ सांप्रदायिकता के आधार पर, वो रुक जाए। अब देखना है कि आम इंतखाबात में मुसलमानों का क्या किरदार रहता है। क्या 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में मुसलमान अक्ल दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं ताकि 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में सियासी जमातों को मुसलमानों की जानिब रुजू करना इनकी मजबूरी साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुस्लिम वोट बैंक की सियासत क्या कुछ है और क्या माजी के मुकाबले में वाकई मुस्लिम वोट बैंक की जो अहमियत थी, जो मुस्लिम वोट बैंक का कद था, क्या उसमें गिरावट आ रही? आज यही समझने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अंसारी साहब जुड़े हुए हैं। इनके अलावा ख्वाजा इफ्तिखार साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन आदिल हसन आजाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने तीनों खास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि हालिया 5 रियासतों में हो रहे चुनाव को लेकर कहा यह जा रहा है, महसूस यह किया जा रहा है, बल्कि अब तस्वीर साफ हो गई है कि मुसलमानों की
अहमियत में गिरावट आई है तमाम पार्टियों की नजर में। कैसे देखते हैं ख्वाजा साहब? देखिए, मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों ने खुद ही अपनी हैसियत को गिराया है। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें मुस्लिम वोट को हाशिए पर लाने की कोशिश कर रही हैं, ये अमल तो हमेशा से चलता रहा है, आज भी चल रहा है। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो सियासत है उसमें पोलराइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर चीज़ जो है वो हिंदू और मुसलमान के पैमाने पर आकी और नापी जाने लगी है। सही। बदकिस्मती ये है कि हमारी के सेकुलर सियासी जमातें भी इस चीज़ का शिकार हो गई हैं, जो रह गई हैं वो होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो है वो हर जमात के दिमाग में एक खौफ पैदा हो गया है कि अगर हम हिंदुस्तान की अक़लियतों की तरफ, बिलखुसूस मुसलमानों की तरफ अगर हम कोई कदम बढ़ाते हैं या उनकी तरफ हम एक कदम और आगे बढ़कर उनको अपने साथ में लाने की कोशिश करते हैं या कोई ख़ास मराहत उनको देकर उनको रिझाने की कोशिश करते हैं, तो हमें इतना मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा जितना कि हमारे हाथ से हिंदू वोट निकल जाएगा। कांग्रेस एक ऐसी जमात थी कि जो इन तमाम चीज़ों से बहुत ऊपर उठकर एक सियासत करती चली आ रही थी। बदकिस्मती ये है कि आज कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस सियासत की शिकार हो रही है और उसके अंदर भी इस तरह की बातें जो है वो चलने लगी हैं। और यही वजह है कि जहां मैं मानता हूं, जहां एक तरफ हर सियासी जमात के सामने एक बात ये होती है कि उसको सीटें जीतनी होती हैं, क्योंकि बगैर इलेक्शन जीते हुए आप हुकूमत साजी के अमल में दाखिल नहीं हो सकते, वो मजबूरी अपनी जगह है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो बुनियादी अहदाफ आपके रहे हैं, जो बुनियादी आपके नज़रियात रहे हैं, जो एक इंक्लूसिवनेस का सबको साथ लेकर चलने का जो एक मिजाज रहा है और एक आहंग रहा है, उसको हम इतनी आसानी से उसको छोड़ दें, ये बात मुनासिब नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। कांग्रेस जो है वो बहुत हाशिए पर भी गई है, लेकिन उस हाशिए से निकल के फिर दोबारा जिंदा भी हुई है। आज अगर कांग्रेस 44 पर पार्लियामेंट में है तो कांग्रेस के लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि बस यही आखिरी नंबर है जो हमको मिल गया और अब हम शायद इसके नीचे जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2 से 282 पर आ सकती है तो कांग्रेस ने तो बिल्कुल यानी चुनावी जो हालात हैं ये बदलेंगे, जो सिनेरियो है ये बदलेगा, इख्तिदार है। तो मैं तो आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा कि सेकुलर सियासी जमातों को, क्योंकि सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की रूह है और सेकुलरिज्म को हमें बचाना चाहिए और इसमें तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो इसको बचाने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल। और इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, बहुत जल्दी अपने दोनों मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ प्रवीण दुबे जी, जो कि एडिटर हैं एमपी न्यूज 18 के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे मध्य प्रदेश के हालात जानने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में मुसलमानों को बहुत मायूसी हाथ लगी इस चुनाव में। और इनके अलावा रजनीश अग्रवाल जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का भी हम बहुत वेलकम, बहुत इस्तकबाल करते हैं। प्रवीण दुबे जी, मध्य प्रदेश के जो असेंबली चुनाव हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसमें मुसलमानों को बहुत ज्यादा मायूसी हाथ लगी है, चाहे टिकट का मामला हो या जो वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम समाज, उसे भी मायूसी हुई है। पार्टियों ने उस तरह से नहीं लिया मुसलमानों को जिस तरह से पास्ट में लेते थे। क्या हकीकत आप देखते हैं? आप कवर करते रहे काफी ज्यादा मध्य प्रदेश को। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से, और वो ऐसे सहमत हूं कि आप अगर देखें कि कांग्रेस अमूमन मुसलमानों का जो रुझान होता था वो कांग्रेस की तरफ होता था, समाजवादी पार्टी की तरफ होता था। तो समाजवादी पार्टी का हमारे यहाँ बहुत वजूद है नहीं एमपी में, लेकिन कांग्रेस का था। कांग्रेस ने इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले ली। कांग्रेस ने लगातार हिंदुत्व की बात करना शुरू किया, मंदिर जाना ये शुरू किया, गाय की बात शुरू की। फिर आखिरी में अगर आप देखें कि कांग्रेस को अपनी भूल का एहसास हुआ तब, तो जब उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने संघ पर जो बात करी वो सिर्फ इसलिए कि भाई उससे जो एक वो वर्ग है मुसलमान वो शायद उसके करीब आ जाए। लेकिन टिकट में वितरण में भी केवल 1 सीट बीजेपी ने दी है, 2 के आसपास कांग्रेस ने दी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बात सही कह रहे हैं आप कि टिकट वितरण में भी मुसलमानों को कोई तरजीह दी नहीं गई और बहुत ज्यादा एजेंडे उनके हैं नहीं दोनों ही पार्टियों के पास इस कौम को लेकर। जी बिल्कुल। शकील अंसारी साहब, जिस तरह से प्रवीण दुबे जी बता रहे थे कि भाई
बीजेपी से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रहती मुसलमानों को, कांग्रेस से बहुत उम्मीदें रहती थी, क्योंकि कांग्रेस एक अपने आप को सेकुलर जमात कहती है और मुसलमानों की हमदर्द कहती है। लेकिन इस बार कांग्रेस से भी मायूसी हुई है मुसलमानों को, क्या सच्चाई लगती है आपको? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। आम मुसलमानों को कांग्रेस से कोई मायूसी नहीं है। अब इलेक्शन का जो स्ट्रेटजी है, आप समझिए कि एक तरफ ये फिरकापरस्त जमायतें हैं जो इलेक्शन को सीधे हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट का पोलराइजेशन करना चाहते हैं। अब देखिए, डेमोक्रेसी में वोट काउंटिंग करके इलेक्शन जीता जाता है या हारा जाता है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों का परसेंटेज 15% या 16% आबादी होगी, बाकी जो है टोटल माइनॉरिटीज का भी 15-16% मिला के कहते हैं, मुस्लिम इंक्लूडिंग, तो आप बाकी तो 85% है। तो आप कहिए कि ये लड़ाई को हम 15 बनाम 85, तो पहले दिन भी आप हार जाइएगा। इसलिए ये कहना कि कोई भी सियासी पार्टी है दूसरों की बात नहीं कर रही है, सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही है, तो बीजेपी का एजेंडा है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में सभी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की लेके बात चल करती है, उनके डेवलपमेंट का इशू होता है और जो वादे करते हैं उन वादों पर होता है डिस्कशन। नहीं तो कांग्रेस, शकील अंसारी साहब, कांग्रेस अपने माजी की तरह, अपने पास्ट की तरह मुसलमानों पर फोकस नहीं कर रही ना भाई। वही मध्य प्रदेश है शकील साहब, 1980 वाला ही मध्य प्रदेश है। मुसलमानों का फोकस जो है बीजेपी के खिलाफ उनकी फिरका परस्ती को रोकने का फोकस है। अब उसके लिए मुसलमानों को जोर जोर से चीखने की कोई जरूरत नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है कि मुसलमानों ने एक फैसला किया है कि इस मुल्क के अंदर यानी शकील साहब, एक सेकंड मेरी बात आप पूरी होने दीजिए ना जी, कि जब कम्युनलिज्म रहेगा तो मुसलमानों को और अकलियती जमायतों को नुकसान होगा। अब देखिए, नहीं तो शकील साहब साफ कहिए ना, शकील साहब आप साफ अल्फाज में कहिए कि भाई जो एजेंडा बीजेपी का उसी रास्ते पर अब कांग्रेस भी चल रही है। नहीं, उस रास्ते पर कैसे चलेगी? कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है, कांग्रेस सारे लोगों को लेके चलती है, कांग्रेस डेवलपमेंट की बात करती है, आपने भी छोड़ दिया। और बीजेपी वोट बांटने की बात करती है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर सेंट्रलाइज करने की बात कर रही है, और उसी एजेंडा को हम लोग बढ़ाने की कोशिश करें अगर ये बात कह के, तो ये गलत होगा। सही ये है कि मुसलमान इस मुल्क में सेकुलर जमातों को मजबूत करना चाहते हैं, और वो सेकुलर जमात में कांग्रेस भी है और लोकल जो रीजनल पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म पर भरोसा करती हैं उनको भी मजबूत करना चाहते हैं। तो ये कहना कि अगर राहुल गांधी मंदिरों में जा रहे हैं, दरगाहों में जा रहे हैं, तो गलत है। तो ये बीजेपी का प्रचार है, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हिंदू के वो ठेकेदार बन रहे हैं और उस ठेकेदारी पर जब असर पड़ता है तो उनको बुरा लगता है। उसमें हमें बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 80% हिंदुओं की जमात, रिप्रेजेंटेटिव जमात कोई बीजेपी नहीं है। बीजेपी को इसको कॉपीराइट भी नहीं है, यही तो हम कहते हैं। हम सभी लोग सेकुलरिज्म चाहे खाली 15% में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की आबादी में होना चाहिए। हिंदुओं में भी सेकुलरिज्म है और उनको एकजुट करने की कोशिश की जानी चाहिए, ना कि कॉपीराइट। आज कॉपीराइट की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के लिए यह बताना ही पड़ेगा कि हिंदुओं की तुम कॉपीराइट नहीं हो। कांग्रेस के साथ भी हिंदू जुड़े हैं और दूसरी जमायतें हैं, चाहे वो लालू प्रसाद जी की पार्टी है, चाहे मायावती की पार्टी है, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी है। इन पार्टियों के बीच में भी मुसलमान और हिंदू दोनों बराबर के शरीक हैं। और ये जंग तो बीजेपी करना चाहती है कि सेंट्रलाइज करना चाहती है कि 15% के ये लोग हैं दावेदार और रजनीश अग्रवाल जी 85% के। ठीक है शकील साहब, बात पूरी हो गई। रजनीश अग्रवाल जी, क्या बीजेपी की हकीकत यही है? आते हैं आदिल साहब, आते हैं आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हकीकत यह है कि 15 सालों में अगर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चली तो मुख्यमंत्री निकाह योजना भी चली। अगर लाडली लक्ष्मी योजना से
हिंदू की बेटी को भी लाभ हुआ है तो मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी सबकी बेटी को लाभ हुआ है। यहाँ हम केवल मुसलमान अल्पसंख्यक के नाम पर, ये जो जनाब कांग्रेस से बोल रहे थे वो केवल मुसलमान अल्पसंख्यकों में, इन्होंने सिखों की बात नहीं कही, इन्होंने जैनों की बात नहीं कही, इन्होंने पारसियों यहूदियों की बात नहीं कही। क्यों नहीं कही भैया? क्योंकि आप यहाँ लगातार मध्य प्रदेश में वही खेल खेलना शुरू कर दिए हो, और आप यही जो कमलनाथ जी का वीडियो सबके सामने आया। इनको चुप करिए, पहले इनको चुप करिए, बौखलाए ना ये, चुप रहिए जरा, थोड़ा सुन लीजिए, हम नहीं बीच में बोलते। शकील साहब सुन लीजिए, शकील साहब, हाँ, शकील अंसारी जी, मुसलमान में सारी जमातें नहीं आती, मुसलमान में सारी जमातें नहीं आती, अकलियत मुसलमान में सारी जमातें नहीं आती। सिख अलग है, जैन अलग है, यहूदी अलग है, पारसी अलग है। और सुनिए इनको चुप करिए यार भैया, चुप करिए, सुन लीजिए, हम बीच में नहीं टोकते। दूसरा में इन सबको जोड़ते हैं, शकील साहब सुन लीजिए, में इन सबको हम शकील अंसारी जी, शकील अंसारी सुन लीजिए, में क्या बार बार, ठीक है, बात पूरी कीजिए रजनीश जी, हर बात में 2 बार मुसलमान बोल रहे हो, कांग्रेस के नेता हो, आचार संहिता का भी पालन नहीं करते हो और हमसे कह रहे हो कि अकलियत की बात कर रहे हैं अकेले। हमें भी हिंदी और उर्दू बराबर आती है। दूसरी बात यह है कि यहां जो वीडियो वायरल हुआ कमलनाथ जी का, किन संप्रदाय के साथ में बैठे थे और कौन सी भाषा बोल रहे थे, चुनाव के बाद देख लेंगे, निपट लेंगे। और जो इन्होंने जिस प्रकार का वचन पत्र जाहिर किया, उसमें संघ पर उन्होंने तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। यहां संघ का कोई स्वयंसेवक शाखा में जाए तो इनको आपत्ति है, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो ये न्यायालय से ऊपर होगा। यहां तो यहां ये विभाजन की राजनीति इन्होंने शुरू की। हम कहते हैं विकास की राजनीति करिए। 15 सालों में अकलियत को क्या विकास मिला है, क्या सुशासन मिला है, क्या उनको योजनाओं का लाभ मिला है, बहस इस पर क्यों नहीं करते? क्या हिम्मत नहीं है कांग्रेस के नेताओं में कि जरा आए सामने बात करें, बहस करें कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? ये हुरैरा साहब, ये बौखलाते बहुत हैं। ठीक है रजनीश जी, बात पूरी हो गई, ठीक है, दोबारा से आएंगे रजनीश जी, आपकी बात पूरी हो गई। रजनीश जी, शकील अंसारी साहब मौका दिया जाएगा आपको, शकील अंसारी साहब मौका दिया जाएगा। आदिल हसन आजाद साहब के पास जाना है। आदिल हसन आजाद जी, जिस तरह की जो सिनेरियो है मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर, जो तस्वीर है इन 5 रियासतों में जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में एमआईएम कहां पर पाती है? भाई सारी इल्जाम ये लग रहा है कि सारी पार्टियों ने मुसलमानों को छला है, मुस्लिम वोट बैंक को। एमआईएम कहां पर अपने आप को पाती है? हुरैरा साहब, डे 1 से मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम बैंक कुछ नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक कुछ नहीं है, एक मिथ है। ये कांग्रेस और बीजेपी की चाल है, जो लोग को बार बार मुस्लिम वोट बैंक करते हैं। हर दिन बैरिस्टर साहब बोलते हैं। हम तो यही जानते हैं, आरएसएस को पैदा कांग्रेस ने किया और आरएसएस को दूध भाजपा ने पिलाया। आरएसएस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। कहां से चंदा आ रहा है, क्या आ रहा है, दुनिया नहीं जान रही है। ये दुनिया भी ये भी जानना चाहती है। और जो बीजेपी के जो भाई बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस टुकड़े होंगे, उनसे पूछिए कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में है। और जो ये बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने सच्चर कमीशन और रंगनाथ मिश्रा कमीशन दुनिया के सामने है कि कांग्रेस ने क्या किया। अब भाजपा जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, बतला दीजिए केंद्र में इनका एक मिनिस्टर नहीं है, एक एमपी जीत के आया सिर्फ महबूब अली कैसर साहब लोजपा से, उसको भी इन्होंने मंत्री नहीं बनाया। एक मंत्री है इनका। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जाकर बोलिए गुजरात में इन्होंने किसको टिकट दिया? मध्य प्रदेश में सिर्फ एक टिकट दिया, छत्तीसगढ़ में एक भी टिकट नहीं दिया, राजस्थान में मजबूरी में एक टिकट दिया। अरे भाजपा तो दुनिया जानती है कि भाजपा का काम ही है डिवीजन करना, और कांग्रेस उसी सॉफ्ट हिंदू तत्व पे चल रही है। आदिल हसन आजाद कांग्रेस का जो हाल है, कांग्रेस ने जो किया है, आदिल हसन आजाद जी, तो मेरे आदिल हसन आजाद जी, शुरू से बीजेपी या कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो कर रही हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेरा सवाल यह था कि एमआईएम क्या एक ऑप्शन हो सकती है अगर मुसलमान तमाम पार्टियों से नाराज हैं, तमाम पार्टियां मुसलमानों को ठग रही हैं, तो एमआईएम क्या एक ऑप्शन हो सकती है? जी सुनिए हुरैरा साहब, एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है। एमआईएम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, हर वो दबा कुचला की आवाज एमआईएम बन रही है। 1969 से दारुसलाम एक वाहिद ऑफिस है जो आज तक बंद नहीं हुआ है। आज तक आप जाके देखिए, 1984 से हम जो सीट जीतते हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हारे नहीं है, क्योंकि हम काम की बुनियाद पे करते हैं। हम कांग्रेस और भाजपा की तरह लिफाफा नहीं देते हैं, हम इंसाफ करते हैं। हैदराबाद की आवाम के साथ जाके आप देखिए, हम 5 रुपए मिड डे मील लाते हैं, जाके मील 5 रुपए में लाते हैं। आप जाके देखिए वहां के स्कॉलरशिप का हाल, आप वहां के विकास का हाल। भाजपा और कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है तेलंगाना में। आज एक वार्ड काउंसिलर है कांग्रेस का और 2 वार्ड काउंसिलर सिर्फ
भाजपा का है। इन दोनों एक्सपोज हो गए हैं। उसी तरह जो सेकुलर जमात है, राजद का आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी बजट है तो तेलंगाना में 2100 करोड़ रुपया है, और बिहार में देखिए नीतीश कुमार की सरकार, जिसको आप सेकुलर बोलते थे, 457 करोड़, 150 करोड़ रुपया इनका बजट इन्होंने घटा दिया। तेलंगाना में 42 से 45 लाख की आबादी है और वहां बजट 2100 करोड़ होता है। अब बिहार में 1.5 करोड़ से ऊपर अकलियत की आबादी है, जहां पे सिर्फ 450 करोड़ माइनॉरिटी बजट है। क्या यही इंसाफ है? आज जाके देखिए तेलंगाना में एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं होता है, एक भी, जहां हिंदू मुसलमान अगर सबसे ज्यादा एक रहता है, हिफाजत में रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसको मिले हुए हैं, उसको स्कीम्स मिल रही है, वो तेलंगाना इज अ मॉडल स्टेट फॉर द कंट्री। ये सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस और भाजपा तो क्या है, देश जान रही है, हमारे तेलंगाना में एमआईएम तो नहीं ना। आदिल हसन आजाद साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जो सियासी पार्टियों के जो पैनलिस्ट हमारे सामने, उनको सुनने के बाद तो यह लगता है कि भाई मुस्लिम वोट बैंक की सियासत तो सभी को है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप की परवाह किसी पार्टी को नहीं है। मौजूदा अगर सिनेरियो में आप देखिए, जहां तक अभी ये हमारे आदिल साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बोल रहे थे, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो हैदराबाद और हैदराबाद के अतराफ में वो हलके जहाँ पे मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है कि वहाँ से ये जीत कर मुसलमान के नाम पर चले आते हैं, यहाँ तक तो ये बात ठीक है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, जैसे स्टेट, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहाँ मुसलमान 16% हैं, 11% हैं, 18% है, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या किसी भी खालिस मुस्लिम जमात की या मुस्लिम सियासत की कोई ज़मीन नहीं है। बल्कि हकीकत ये है कि सिवाय इसके कि शुला बयानी होती है, तकरीरें ज़ोरदार हो जाती हैं, अल्लामा इकबाल के अशार पढ़ दिए जाते हैं, कुछ कुरान की आयत पढ़ दी जाती है, मुसलमानों को जज्बाती जो है वो बना दिया जाता है और उसके उनके वोटों का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके वोटों का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि जिस सेकुलरिज्म की बात आप करते हैं वो सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आप साहबजादे ये समझिए कि जिस कांग्रेस को आप, कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन जिस कांग्रेस को आप इस कदर बढ़कर बुरा भला कह रहे हैं, कल तक आप उस कांग्रेस के साथ थे और कल फिर आप उस कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। लिहाजा जब हम तजिया किया करें या किसी में तनकीद किया करें तो हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि हमारा माजी में क्या किरदार रहा है, हम मुस्तकबिल में हमारा क्या किरदार हो सकता है। हमें अरे भाई तो क्या करेंगे, मजबूरी बीजेपी के साथ चले जाएं, मजबूरी है बीजेपी के साथ चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहां चले जाएं। कोई जज्बाती नहीं बोल रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान सियासी तौर पर बड़ा बालिग है, बड़ा समझदार है, उसे अच्छी तरीके से मालूम है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। एक बात जो बार बार उठती है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी, देखिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मायावती ने 2014 के इलेक्शन में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से कहीं ज्यादा टिकट दिए, और न सिर्फ ये कि उन्होंने टिकट दिए बल्कि उसके साथ में उनका जो एक मखसूस हल्का है वो भी उसको, उस कैंडिडेट को वोट देता है जिसको बीएसपी टिकट देती है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं मिलती, जब नुमाइंदगी कोई जमात देती है तो आप उसके साथ नहीं खड़े होते। यानी हमारा जो अमल है, हमारे यहाँ इतना कंफ्यूजन है हमारे माशरे के अंदर जो है कि हम 4.5 साल, 4.25 साल बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान इकट्ठे हो जाए, कैंडिडेट एक हो जाए, यानी इस तरीके की बातें, तमाम बीजेपी के खिलाफ हो जाएं, सब कांग्रेस की तरफ हो जाएं, ये सब गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का एन वक्त आता है तो आपके 7 कैंडिडेट खड़े होते हैं। यही तो सबसे बड़ी लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमान को, चाहे वो रियासती सतह की सियासत हो, चाहे वो मरकजी सतह की सियासत हो, हिंदुस्तान के मुसलमान को मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स जो है वही हिंदुस्तान के मुसलमान के मफाद में है। ये जो खालिस मुस्लिम या खालिस हिंदू सियासत है, ये इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मेरा ये बड़ा सख्त मौक़िफ़ है इस मामले के अंदर कि चाहे खालिस हिंदू सियासत हो, ये हिंदुस्तानी सियासत होनी चाहिए। एक बात में बार बार जो देख रहा हूं, मैंने पहले भी कहा चीज है बिल्कुल कि बार बार अल्पसंख्यकों के नाम पर, अकलियत के नाम पर केवल मुसलमानों की चर्चा क्यों की जा रही है? क्या सिखों की, ईसाइयों की, जैनों की, हो रही है कि आज की जो डिबेट है, आज की जो डिबेट है, क्या केवल मुसलमान नहीं, और मुसलमान पर चर्चा करना है तो केवल उसको विधायक सांसद का टिकट केवल देना ही है। रजनीश जी, हमारे इस डिबेट में फोकस मुसलमान ही है, मुसलमानों की बात की जा रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, हर जगह मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है। मुसलमान भी है, अगर मुसलमान भी है
नहीं, मुसलमान भी है तो मुसलमान का विकास केवल टिकट देना नहीं है। मुसलमान का विकास उसकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं। बिल्कुल, यानी लीडरशिप आप नहीं देंगे, सब कुछ कर देंगे। मुस्लिम लीडरशिप नहीं देंगे, बाकी सब कर देंगे। रजनीश जी, चर्चा करें किस पार्टी ने क्या किया। अरे दुबे जी सुनिए बात, हिंदुस्तान के प्रियम्बल में, एक सेकंड रोहेरा साहब, हिंदुस्तान के प्रियम्बल में जो पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। अगर आप मुझे बताइए कि अगर आप ही नहीं देंगे, नुमाइंदगी नहीं देंगे, सोशल जस्टिस की बात कहिए, तो ये कैसे होगा? हिंदुस्तान के 25 करोड़ आबादी को आप किनारे पे कर दीजिए, ऐसा कैसे चलेगा? बिल्कुल। प्रवीण दुबे जी, ठीक है, इफ्तिखार साहब आएंगे, ख्वाजा साहब आपके पास आएंगे, ठीक है, ख्वाजा साहब आएंगे आपके पास, आदिल साहब आएंगे। कहीं नहीं लिखा। रजनीश जी बात पूरी हो गई, रजनीश जी बात पूरी हो गई। प्रवीण दुबे जी, और मैं आपको ये बता दूं कि वक्ती तौर पे फायदे हो सकते हैं, ठीक है, हिंदू करके आप इख्तिदार में आ सकते हैं, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान को हमने समझा है, ये हिंदुस्तान बहुत दिन तक ये सियासत मुसलमान कर रहे हो भैया, हम भारतीय जनता पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी को उसके विकास की बात तो करो पड़ेगा। और मैं मुसलमान की विकास की बात तो करो, उसके रोजगार ख्वाजा इफ्तिखार साहब बात पूरी हो गई, ख्वाजा इफ्तिखार साहब बात पूरी हो गई। रजनीश जी आपको मौका देंगे, आपके पास आ रहे हैं, रजनीश जी आ रहे हैं। मजबूर हो जाएंगे। प्रवीण दुबे जी, मध्य प्रदेश के पर अगर हम फोकस करते हैं तो लगातार देख रहे हैं, अब 2018 में अगर असेंबली इंतखाबात की चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी ने 1 सीट दी है और कांग्रेस ने 2 या 3 उम्मीदवारों को खड़ा किया। लगातार मुस्लिम लीडरशिप का जो ग्राफ गिर रहा है, इसकी वजह क्या देखते हैं? पार्टियां क्यों मुसलमानों से दूर जा रही हैं? देखिए, मैं 2-3 चीजें अभी मैं और पहले जो बोल रहे थे उनको, उन सज्जनों को मैं सुन रहा था जी। मैं यहाँ एमपी में लंबे वक्त से महसूस जो कर रहा हूं उस पर बात करूंगा। जो हो सकता है कि उनका इत्तेफाक मेरे साथ ना हो जी। वजह मैं मानता हूं मुसलमानों को, यदि मान लीजिए वर्ग विभेद जिस तरह से हिंदुओं में, जैनों में, बाकी जो कौम है उनमें, वैसे मुसलमानों में भी है। जो अपर क्लास मुसलमान है, जो धनाढ्य मुसलमान है, उसने अपना एक नेता तय कर रखा है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, और वो उसके साथ फिक्स है। जो उसके बाद वाला है उसका भी एक अलग नेता। तो जब आपके अंदर ये पूरी कौम एक तरह से यूनाइट होकर वोट नहीं करेगी या पूरी कौम एक तरह से कोई डिसीजन नहीं लेगी, तो जाहिर सी बात है कि जब आप खुद चलेंगे अपने लोगों को, तो राजनीतिक दल तो बदनाम होते ही है चलने के लिए। राजनीतिक दल तो चलने के लिए बदनाम होते ही है, तो कांग्रेस भाजपा दोनों ने चलती है क्योंकि यूनाइटेड नहीं, लीडरशिप जो भी नहीं पैदा होती। उसकी वजह यह है कि यदि ये मिलकर दबाव बनाए पार्टी के ऊपर, दोनों पार्टियों ने तय कर रखा है अल्पसंख्यक मोर्चा, और उस अल्पसंख्यक मोर्चा का कोई एक पद दे दिया जाता है उन्हें। अल्पसंख्यक मोर्चा के उस पद को वो अपने गाड़ी के आगे लिख के या फिर मकान के आगे लिख के या पोस्टर होर्डिंग में लिख के गदगद हो जाते हैं। उन्हें इस तरह से बात कर रही हूं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बुरहानपुर का दूंगा। बुरहानपुर मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस तरह का मुस्लिम बाहुल इलाका है कि वहां से एमएलए आ सकता है। लगभग मेरी जो समझ है जानकारी के बराबर के ही ठीक बैठता होगा वहां। कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, बाद में विड्रॉ कर लिया। अब कोई सामान्य वर्ग के व्यक्ति को या उसकी जाति मुझे पता नहीं, लेकिन मुस्लिम नहीं है ये पता, उसको उम्मीदवार बना दिया। क्यों दबाव नहीं बनाना चाहिए था? वहां पूरी कौम को यूनाइटेड होकर, यदि आप लीडरशिप की बात करते हैं, यदि आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो फिर दबाव बनाना चाहिए था कांग्रेस के ऊपर कि चूंकि अनाउंस आपने किया था तो विड्रॉ करके आप, यदि आप काजी साहब पसंद नहीं आ रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति दीजिए, लेकिन हमको इसी कौम का व्यक्ति दीजिए। तो जो आप सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यदि ये मुश्किल है तो ये कौम के अंदर ही, और ये हर कौम में है, ये हिंदुओं में भी है कि वह जो सक्षम होता है वो आगे जाता है और जो सक्षम नहीं होता वो उत्तरोत्तर क्रम में नीचा होता है। तो आप प्राइम डिबेट देख रहे हो। प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का सच क्या है और हालिया जिन रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं इनमें मुस्लिम वोट बैंक की आखिर अहमियत क्या है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले दुबे जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई मुसलमान ऐसे खास मौकों पर जब चुनाव होते हैं उस वक्त बिखराव का शिकार हो जाते हैं, उनमें एक तरह से इत्तेहाद नजर नहीं आता है और इसके अलावा कोई प्रेशर ग्रुप भी नहीं है कि अपना प्रेशर उन पार्टियों पर बना सकें। शकील अंसारी साहब, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे ब्रेक के बाद। शकील अंसारी साहब, एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी दुबे साहब ने कि भाई बुरहानपुर में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम अक्सरती इलाका है, वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है और फिर बाद में उसे वापस ले लिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। और एक और बड़ी मिसाल आपके राजस्थान में है जहां से आपके
सचिन पायलट खुद उम्मीदवार हैं, जबकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, अक्सरियती इलाका है, जहां से मुस्लिम कैंडिडेट आराम से जीत सकता है। आखिर ऐसी पॉलिसी क्यों कांग्रेस की? देखिए, आपकी इस बात पर मुझे सख्त एतराज है जी, जो आप कह रहे हैं मुस्लिम बैंक। मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, ये बात कह के बीजेपी की जाने अनजाने में मदद की जाती है। अच्छा, मुस्लिम हिंदुस्तान का शहरी है, बराबर का शहरी है, मुसलमानों के साथ साथ जितने अकलियत के लोग नहीं हैं। तो शकील और अंसारी साहब, हिंदू मुस्लिम भाई वोट सब बैंक, यहाँ के मुस्लिम एक वोट सेकंड बैंक में, तो आप मुस्लिम वोट बैंक नाम निहाद और मुझे पार्टियों ने सबसे मुस्लिम तरह वोट बना है, दिया ना। मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल तो ये बीजेपी का इशू है, जो उठाते हैं कि मुसलमान हिंदू वोट बैंक भी उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं, सिर्फ बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक का लफ्ज का इस्तेमाल ही वोटों को पोलराइज करने के लिए की जाती है। और इस मुल्क के अंदर जानते हैं कि सेकुलर पार्टियां सभी को लेके चलने वाली जो पार्टी है उसमें कांग्रेस नंबर अव्वल है, जो सभी लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेके और देश के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ती है। ये एक जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी आज बात करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी तो अपने मेरिट पर तो कहीं आती नहीं है। तो कभी मंदिर के इशू पर, कभी पिंक रेवोल्यूशन के इशू पर, कभी हिंदू और मुसलमानों को बांटने के इशू पर। 4 साल बीत गए, कभी इनको मंदिर का ख्याल नहीं आया। 4.5 साल, अब जब 4.5 साल हो गया तो अब राम मंदिर का सवाल ये उठा रही है ये पार्टी। और जब दूसरी सेकुलर पार्टियां जो भी उसी तरह से हिंदू कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं और हिंदू कम्युनिटी को भी उसी तरह समझती हैं, जो हिंदुस्तान का एक वोटर है, एक शहरी है, तो इनके बहुत हाल खराब हो जाते हैं। और ये इशू इसीलिए खड़े किए जाते हैं। जहां तक ताल्लुक आपका मुसलमानों का है या अकलियतों का है, हम कांग्रेस पार्टी तो रिप्रेजेंटेशन देती भी है, कम या ज्यादा अभी हो सकता है सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन इनको बोलने का कहां राइट है? जो पार्टियां तो पूरे पार्लियामेंट में हिंदुस्तान में एक टिकट देती है, गुजरात में कह देती है कि मुसलमान असेंबली लड़ने की हैसियत नहीं होती है, इसलिए हम कॉर्पोरेशन में लड़ाते हैं। मुसलमानों की हैसियत को पूरे गुजरात में ये कॉर्पोरेशन। तो शकील अंसारी साहब, क्या कांग्रेस का मुआवजा बीजेपी से करेंगे टिकट देने में? शकील अंसारी साहब, आप टिकट देने में कांग्रेस का मुआवजा बीजेपी से करेंगे? नहीं, तुलना नहीं। राजस्थान में पिछले चुनाव में 7 दिया था, इस बार 14 दिया है। सिचुएशन के मुताबिक हम विनेबल कैपेसिटी पर देखेंगे। मध्य प्रदेश में पिछली बार के मुकाबले उतनी ही सीट दी गई है। और दूसरे स्टेट में जब चुनाव होते हैं, जहां लगता है कि परसेंटेज के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, वहां हम देते हैं। बाकी तो कोई देती भी नहीं है सबसे ज्यादा सीट। और कुछ लोग जब ऐसे मौकों पर नंबर्स बढ़ा देते हैं, जब वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो और दूसरे मुसलमान को दे दो कि वोटों का बंटवारा हो जाए और इनडायरेक्ट बीजेपी की मदद हो जाए। कुछ से सियासी जमायतें हैं, ठीक है, रजनीश जी कहती हैं क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रजनीश अग्रवाल जी, वो ऐसी जगह जाती हैं जहां उनका जहां उनका बेस नहीं है, और वहां चुनाव लड़ने का मतलब ये है। शकील अंसारी साहब, बात आपकी पूरी हो गई। शकील अंसारी साहब, बात पूरी हो गई। रजनीश जी, मुस्लिम जो अभी शकील अंसारी साहब को इस पर एतराज था कि भाई मुस्लिम वोट बैंक नहीं कहा जाना चाहिए और यह वर्ड बीजेपी ने दिया है, लेकिन इस मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी को आखिर भरोसा क्यों नहीं है? बीजेपी इस पर दांव क्यों नहीं लगाती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम तुष्टीकरण मुसलमानों का नहीं करते। हम केवल इसलिए कि वो मुसलमान हैं टिकट दे दो नहीं देते, नहीं देंगे, केवल इसलिए हम बिल्कुल नहीं देंगे, इसलिए हम कोई वोट बैंक का भरोसा नहीं करते। वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती है, करे, एक बात। दूसरी बात, विकास के मामले में मुसलमानों के साथ में हम दोहरा व्यवहार नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जो योजनाएं संचालित हुई है, सबसे बड़ी योजना संबल योजना प्रदेश और राजस्थान में आम गरीब मुसलमान को भी वही लाभ मिल रहा है जो आम हिंदू को लाभ मिल रहा है। इसलिए रजनीश जी, बात सुनो यार, मत बौखलाओ, बात सुनो। रजनीश जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक मुस्लिम कैंडिडेट तो आपने खड़ा किया है ना भाई? तो दिया ना,
हमें देना था। हमें लगा कि रणनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से देना है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। महिला को एक टिकट दिया है, मुस्लिम महिलाओं के बीच में एक संदेश है 3 तलाक को लेकर, जो शोषण उनका मुस्लिम समाज में हुआ है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है, उसको लेकर कानून जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाया, उसका बहुत बड़ा संदेश सबके सामने है। और मध्य प्रदेश में मैंने कहा ना, विकास की बात करो ना, विकास की बात कांग्रेस क्यों नहीं करती? रोटी कपड़ा मकान की बात क्यों नहीं करती? बिजली सड़क पानी की बात क्यों नहीं करती? शिक्षा स्वास्थ्य संचार की बात क्यों नहीं करती? पढ़ाई लिखाई दवाई की बात क्यों नहीं करती? ये आप नहीं करते केवल इनको नेता बना दो ताकि इस प्रकार की राजनीति 15 लाख रुपए कहां गए? मंदिर की राजनीति किसानों की मौत आज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आपकी पोल खोल दी सच्चर कमेटी ने, कांग्रेसियों की, पूरे कांग्रेसियों की सच्चर कमेटी ने पोल खोल दी कि किस प्रकार आपने मुसलमानों के साथ में अन्याय अत्याचार किया, उनको विकास नसीब नहीं हो पाया, उनकी मुख्य धारा में विकास की वो आप आ नहीं पाए। कांग्रेस ने मुसलमानों की दुर्दशा करके रखी देश में। ये किसी से छिपिया हुआ तथ्य कि सच्चर कमेटी ने आपकी पोल खोली है, सच्चर कमेटी ने सच्चाई बताई है कि मुसलमानों की दुर्दशा आपके शासनकाल में लगातार शासनकाल में किस प्रकार हुई। दूसरे बात करते हो आप केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल डराने की राजनीति। आपके कमलनाथ क्यों डराते हैं मुसलमानों को? क्यों डराते हैं कमलनाथ मुसलमानों को? आज भी आपके कमलनाथ मुसलमानों को क्यों डराते हैं संघ के नाम पर? किया गया है। आपके प्रधानमंत्री जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं हम मध्य प्रदेश में आप पता करो, मध्य प्रदेश में मदरसों में मिलने वाली छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप कितनी गुना बढ़ी। आप बात तो करो, पता तो करो कि स्कॉलरशिप कितनी गुना बढ़ी, तो आपको पता चलेगा कि 4 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई स्कॉलरशिप मदरसा की। और मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों पर गोली क्यों चलाई? आप मुसलमानों की जो राजनीति करते हो, मुसलमानों की ठेकेदारी करते हो, आपकी पोल खुल जाती है, आप बौखलाने लगते हो। जैसे मैं कहता हूं मुसलमानों के विकास की बात, तो आप बौखलाने लगते हो, क्योंकि आपके राहुल गांधी मंदिर की दौड़ लगाते हैं और बंद कमरे में कमलनाथ मुसलमानों को धमकाते हैं संघ के नाम पर, दहशत के नाम फैलाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि संघ के नाम पर, हिंदू संगठनों के नाम पर मुसलमानों में दहशत कायम करें, और इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश में मुसलमान शिवराज सिंह चौहान को वोट देता है, मध्य प्रदेश में मुसलमान शिवराज सिंह चौहान को वोट देता है, ठीक है रजनीश जी, बात पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। बात पूरी हो गई, यहाँ के वोटर्स। नहीं ठीक है, बात पूरी हो गई। शकील अंसारी साहब, आदिल हसन आजाद साहब, सीधा सीधा मेरा सवाल आपसे ये है, लेकिन एक बात मुझे जरूर कहना है, एक बात सुनिए, मैं इनके बीच में नहीं टोकता, आप सवाल पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूं। इनको बौखलाहट क्यों आती है जी? ये क्यों चिन्ह जाते हैं? जैसे ही मिर्ची लग जाती है इनको, जैसे मैं मुसलमानों की विकास की बात करता हूं, ये बौखला कर शुरू हो जाते हैं, इंटरप्ट करने लगते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे तो जब आपका नंबर आए तब बोलो ना। ये मुसलमानों की राजनीति करते हो, वोट बैंक की राजनीति करते हो, इसलिए बौखला जाते हो, क्योंकि आपकी पोल खुल जाती है। कहा गया है कि आप झूठ पोल खुल जाती है आपकी। लिए यहाँ जाओ, आप कम्युनलिज्म फैलाने के लिए। तो ये आप तय करोगे, मैं क्या बोलूंगा? ये आप तय करोगे, आपकी ठेकेदारी है क्या? जिस प्रकार मुसलमानों को डराते हो, क्या इसी प्रकार डराओगे क्या? झूठ बोलोगे क्या? लगातार झूठ बोलने का धंधा मुसलमानों के बीच में करती है कांग्रेस, और आप ठेकेदार, आप जैसे कांग्रेस के मुसलमान नेता, क्योंकि आपकी नेतागिरी इसी से चलती है, आपकी नेतागिरी इसी से चलती है मुसलमानों के बीच में। चारों पार्टियों के बीच इलेक्शन हारने, स्टेट के हारने की आपकी मुखराहट दिखाई पड़ रही है। आप बुखलाए हुए हो, आप नेतागिरी इसी पे चलती है, और संघ के गलत राजनीति देश में नहीं जाएंगे। आप सीधा कहो ना कि संघ हो जाएगी आपकी नेतागिरी, ये सरकार गाइड की भी नेतागिरी ठप हो गई है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की। इसलिए बंद करो ये नाटकबाजी। ठीक है, अब आपकी नाटकबाजी नहीं चलने वाली। आप अगर वोट बैंक की राजनीति करोगे, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा अगर वोट बैंक की राजनीति करोगे। ठीक है, नहीं वोट बैंक की सियासत तो सभी पार्टी करती है, वोट बैंक की सियासत सब कहीं होती है। ठीक है रजनीश जी, बात पूरी हो गई। रजनीश जी, ठीक है भाई, रजनीश जी बात पूरी हो गई। शकील अंसारी साहब अब खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। जी आदिल हसन आजाद साहब, मेरा भाई को भी खामोश किया। शकील साहब, ठीक है शकील साहब, अब वो खामोश कराइए, चुप कराइए पहले। ठीक है आदिल हसन आजाद साहब, मेरा सीधा सीधा सवाल यही आपसे था कि भाई मुल्क में जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से गरेबा है, एक दूसरे से लड़ रही हो, जिसकी मिसाल आपने अभी देखी, ऐसे में मुल्क के मुसलमान एक तीसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं।
ऐसे में एमआईएम अपना कैनवस क्यों नहीं बढ़ाती भाई? क्या उसकी नीयत साफ नहीं है? उसकी मंशा क्या है? सुनिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले डे वन से कहा कि रीजनल पार्टी को मजबूत होना है और कांग्रेस और बीजेपी जब तक नहीं रीजनल पार्टी इंपावर होगा, रीजनल पार्टी पर लोग भरोसा करेंगे, अपने इन दोनों शांत हो जाएंगे। और बीजेपी के अभी प्रवक्ता जो बोल रहे थे अकलियत मुसलमान के, अरे बीजेपी तो लंगर, जो गुरुद्वारा में लंगर है उस पर जीएसटी लगाई हुई थी। बीजेपी क्या अकलियत की बात करेगी? इनके केंद्र में कितना मंत्री है? बीजेपी किस मुंह से बात करेगी? इनका मंत्री मॉब लिंचिंग वाले को माला पहनाता है, जिसको बेल आता है, क्या बोलेंगे उसका? कांग्रेस पार्टी की बात एक भी पूरे हिंदुस्तान में एक भी प्रदेश अध्यक्ष इनका कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं आता है, पूरे कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस किस मुंह से बात करती है या बीजेपी किस मुंह से बात करती है? 1980 में 40 एमपी थे, उसके बाद आज देख लीजिए बिहार में माइनॉरिटी नहीं बोलिए, माइनॉरिटी नहीं बोलिए, आप सिर्फ आपका ढकोसला है, बीजेपी का ढकोसला है। बीजेपी एक्सपोज हो गया है कि ना 15 लाख दिया, ना महंगाई घटी है, ना पेट्रोल का दाम घटा, ना डीजल का दाम घटा, ना रोजगार मिला। अरे बीजेपी के पास कोई मुंह है? बीजेपी के पास सिर्फ स्टैचू का है, सिर्फ स्टैचू से कुछ नहीं होगा। देश की जनता को रोजगार चाहिए, देश की जनता को महंगाई से कमी चाहिए। तुष्टीकरण आप दोनों मिलकर करते हैं, जो आपके आप किसी के नहीं है। आप राफेल में दुनिया जान रही है कि राफेल में कौन कर रहा है। अकलियत के साथ आप दोनों जिम्मेदार है, बात तो करो। दोनों शेषनाग, एक नागनाथ है, एक शेषनाग है। कांग्रेस से पूछो, अकलियत के साथ दोनों ने नाइंसाफी की है, सबके साथ, देश के साथ नाइंसाफी की है। 48 साल का। अरे राफेल में कौन डील कर रहा है? अरे आप क्या किए? आप क्या किए? आप 70 साल का, आप बताइए ना क्या किए? 4.5 साल में रोजगार दिए, महंगाई कम हुआ, 15 लाख रुपया मिला, आप पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, आप क्या बोल रहे हैं? राफेल का जाकर हम नहीं है चौकीदार, राफेल का जाकर देखिए, राफेल का कौन है जो वहां बन गया था राफेल का डील? कांग्रेस से सीबीआई का कौन कर रहा है? अरे तुम बताओ, सीबीआई का जाके देखो ना, सीबीआई को कौन कटघरे में ला दिया? राफेल का कौन जाके डील करा रहा है? देश का प्रधानमंत्री, राजनीति दोनों में अभी देश का प्रधानमंत्री राफेल का डील करा रहा है। देश का प्रधानमंत्री को ये बात जवाब देना पड़ेगा देश की जनता के पास कि 15 लाख कहाँ है, रोजगार कहाँ है, पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं कम हुआ, आज रुपया की स्थिति क्यों कमजोर हो रही है? पाकिस्तान को खा रहे थे, एमआईएम बिरयानी नहीं खा रही थी, जाकर बिरयानी खा रहे थे। ठीक है, बिरयानी कौन जाके नवाज शरीफ क्या खा रहा था? शपथ ग्रहण में कौन बुला रहा था? नहीं ठीक है, देखिए आदिल हसन रजनी, बात पूरी हो गई। ख्वाजा इफ्तिखार साहब सही कह रहे हैं कि भाई इस तरह से लड़ेंगे तो बात कोई मैसेज नहीं जाएगा, डिबेट से कुछ निकलेगा नहीं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, हम एक दूसरे की बात को जी बिल्कुल। ख्वाजा इफ्तिखार साहब कहना चाहता हूँ जी, ख्वाजा इफ्तिखार साहब मेरा एक सवाल ले लिए, फिर अपनी बात भी आप रख दीजिएगा। जी दुबे साहब ने जो बात कही थी, अब दुबे साहब ने कहा था कि भाई कोई प्रेशर नहीं बना पा रहे, कोई प्रेशर ग्रुप मुसलमानों के पास नहीं है जिसके जरिए वो पार्टियों पर कोई एक प्रेशर बनाती कि भाई इनके पास एक प्रेशर ग्रुप है, इनकी एक अहमियत है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? कोई प्रेशर ग्रुप आज तक मुसलमान क्यों नहीं सेटअप कर पाए? देखिए, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल हमें आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो मुल्क के अंदर एक मिजाज हम बनाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये मिजाज, ये सबसे बड़ा नुकसान जो हिंदुस्तान का होता है वो इस मिजाज से होता है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए, देखिए बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों में कई प्रेशर ग्रुप्स बने, लेकिन हमारे जो प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, बात कड़वी है मगर मैं कहना चाहूंगा कि प्रेशर ग्रुप्स अपने आप को प्रोमिनेंस में लाते हैं, उसके बाद अपने बायोडाटा की कॉपियां जो है इधर उधर देते फिरते हैं, और फिर किसी जगह की मेम्बरी, किसी जगह पास, किसी जगह किसी से लाइसेंस, इन तमाम चीजों के अंदर लगे रहते हैं। हमारे जो प्रेशर ग्रुप बनते हैं उसके अंदर उनकी मेराज हद से हद ये होती है कि हमें किसी कीमत पर एमएलसी बना दिया जाए या हमको राज्यसभा बना दी जाए। इस वजह से हमारे ईमानदार कोई प्रेशर ग्रुप हमारी कम्युनिटी के अंदर आज तक खड़ा नहीं हुआ। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ईमानदार लीडर नहीं मिला आज तक। नहीं, ईमानदारी हमारे यहाँ ईमानदारी की बड़ी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये एक हकीकत है, हमें इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, हिंदुस्तान का मुसलमान
उसको ये कहना कि सब एक तरफ हो जाएं, ऐसा कभी होता नहीं है। ये अमलन मुमकिन नहीं है कि सब एक तरफ हो जाएं। एक खानदान के लोग, एक गली और एक महल्ले के लोग भी एक तरफ नहीं होते, एक बिरादरी के लोग एक तरफ नहीं होते। लिहाजा ये तवक्को करना कि तमाम मुसलमान किसी एक तरफ चले जाएंगे, ये एक गलत रवैया है और गलत रुझान है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान के सिख, हिंदुस्तान के ईसाई, हिंदुस्तान के जैनी, हिंदुस्तान के बौद्ध, हमारे हिंदुस्तान के तमाम शहरी, तमाम सियासी जमातों को वोट देते हैं। और मैं खास बात यहां बीजेपी के हवाले से कहना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों को टिकट देती है, मुसलमान 8%, 9% बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। 2014 में भी उन्होंने वोट दिया, उससे पहले भी मुसलमानों ने वोट दिया है। सूरत हाल यह है कि जो मुसलमान कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी खड़ी करती है, मुसलमान बीजेपी के कैंडिडेट को तो वोट देते हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो मुसलमान जो है वो बीजेपी के हिंदू कैंडिडेट को तो वोट देती हैं, लेकिन जब मुसलमान को खड़ा करती है बीजेपी तो मुसलमान उसकी जमानत जब्त करते हैं। पिछले 2014 के इलेक्शन में गालिबन 5 या 7 मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दी और सबकी जमानतें जब्त हुई। ओखला असेंबली हल्के से यहां से एक बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को, मुकामी कैंडिडेट को टिकट दिया, उसको कुल 600 वोट मिले। तो ये भी एक हकीकत है कि जब आप किसी ऐसे कैंडिडेट को जब आप वोट ही नहीं देते, उसको आप खड़ा ही नहीं करते, उसको आप असेंबली तक पहुंचाते ही नहीं, तो उस जमात की जो है वो हौसला उससे पस्त होता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तमाम सियासी जमातों में अपनी हिस्सेदारी और अपनी नुमाइंदगी रखनी चाहिए। बिल्कुल, गुजरात के अंदर कह रहे थे, गुजरात के अंदर 150 या 200 के करीब कॉर्पोरेटर हैं मुसलमान जो है। इसका मतलब यह है कि वहां मुसलमान कॉर्पोरेटर बना रहे हैं, लेकिन असेंबली के लेवल पर और पार्लियामेंट के लेवल पर अलावा सैयद शाहनवाज हुसैन के 2 मरतबा और 1 मरतबा गुजरात में हालिया दिनों हमारे पास कोई ऐसी मिसाल देखिए, नहीं है। वहां पर सारी पार्टियों ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया, मुसलमानों को नजरअंदाज किया। सच्चाइयों का भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रवीण दुबे जी, जो बात ख्वाजा इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि भाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम, अभी एक चलन सा हो गया। क्या मध्य प्रदेश में भी यही पिक्चर इस बार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों को एक तरह से नजरअंदाज भी किया तमाम पार्टियों ने? देखिए, ऐसा उस तरह से यहां बिल्कुल स्पष्ट विभाजन नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत हूं और उन्होंने जिस मेरी बात का सिरा पकड़ के कहा कि ये ठीक नहीं होगा और ये कौम यूनाइटेड नहीं हो सकती, तो वो मैंने तब कहा था कि मिलके वोट करें। जब आपने मुझसे सवाल किया था कि ये क्यों नहीं देती टिकट, तो मैंने कहा क्योंकि प्रेशर ग्रुप नहीं है। आप देखिए कि एक मूवी यहां रिलीज होती है और उस मूवी का विरोध करनी सेना के लोग करते हैं, गवर्नमेंट को एक तरह से बंधक बना लेते हैं और लगातार उसका रिलीजिंग डेट टाल देते हैं। और तो सबरीमाला की मिसाल, सबरीमाला मंदिर की मिसाल भी सामने नहीं कह रहा हूं जी, बेशक, तो मैं इस उग्रता तक जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस पार्टी से आप संबद्ध हैं, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यदि आपको इग्नोर करता है तो आपको अपना वाजिब हक लेने के लिए अपना प्रेशर ग्रुप बनाना ही होगा और वो पूरी कौम के लिए भी जरूरी होगा। मैं उनकी इस बात से जरूर सहमत हूं, वो जो कह रहे हैं कि बटा हुआ है, मुस्लिम ही मुस्लिम को हरा देता है, मैं सहमत हूं। हिंदू हिंदू को हरा देता है, मैं सहमत हूं कि वहां पर कौम किनारे हो जाती है, वहां व्यक्तिगत लाभ और शुभ आगे आते हैं और यह देखा जाता है कि अब मेरे लिए कैसा है या फिर मेरे साथ उसके रिश्ते कैसे हैं, और ये सोच के व्यक्ति वोट करता है। हमारे यहां बहुत सारे शहर ऐसे हैं, जबलपुर की मैं बात करूं, जबलपुर के बहुत सारे इलाके मुस्लिम बाहुल है। आजकल लगभग हर शहर में मुस्लिम की तादाद पर्याप्त है और यदि वो दबाव बनाएंगे तो औसतन एक शहर में एक टिकट तो पा ही सकते हैं। यदि एक शहर में नहीं तो एक संभाग में तो टिकट पा सकते हैं, लेकिन वैसा वो करते नहीं। और जो इससे जरूर मैं सहमत हूं, अभी जो सज्जन बोल रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, कि छोटे मोटे लाभ लेके जो मुस्लिम नेता हैं वो तुष्ट हो जाते हैं और वो प्रयास ही नहीं करते कि उन्हें विधानसभा में जाना है या संसद में जाना है। बिल्कुल। शकील अंसारी साहब, पूरी ईमानदारी से बताइए कि भाई अब कांग्रेस के ऊपर एक टैग लग रहा है कि भाई सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस से बढ़ी है और उसके नजरिए में भी एक तरह से बदलाव आया है। क्या वाकई में यही एक वजह है कि मुसलमानों की तरफ पास्ट की तरह या माजी की तरह से कांग्रेस ध्यान नहीं दे पा रही है? हालांकि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का रिवायती वोट बैंक था। देखिए, बात यह है जी कि ये एक मुहिम है जो चलाई जा रही है, कहीं से भी चलाई जा रही हो। सवाल पैदा होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इस बात का दावा करती है कि शायद हिंदू वोट का उसको कॉपीराइट मिल गया है, यानी 80% वोट का कॉपीराइट है,
और वो कहती है, घेरने की कोशिश करती है कि 15% में कांग्रेस पार्टी और दूसरे सेकुलर लोग जुटे हुए हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है। जब कोई हिंदू वोट के बिना, क्या 60 साल कांग्रेस ने रूल किया यहां? नहीं, हिंदुओं के साथ किया। लेकिन ये कॉपीराइट इनको कहां से मिल गया कि ये हिंदू किसी को मंदिर जाने पर रोकने का इनको कहां से राइट मिल गया? मंदिर में पूजा करने के लिए कि इनको पूछना पड़ेगा कि किस तरह से पूजा करा जाए, ये किसको राइट मिल गया? तो ये चाहते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स चले, इस तरह का डिबेट चले। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान की तारीख में, इतिहास में सबसे बुरा दौर यह आया कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को बना के दुनिया में एक हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को ऊपर पहुंचाया था, उसका क्या हाल हुआ कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जज को जनता की अदालत में आना पड़ा। आप देख रहे हैं कि सीबीआई का क्या हाल है। एक सीबीआई डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और दूसरे लोग सब कोर्ट में जा रहे हैं और डेवॉल का नाम आ रहा है, मिनिस्टर का नाम आ रहा है कि सीबीआई का उन्होंने इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक है उससे ये जबरदस्ती रिजर्व मांग रहे हैं। आज तक इतिहास में या दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं है कि कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उससे आप जबरदस्ती रिजर्व बैंक में है। यानी सारे इंस्टीट्यूशन को ये खत्म करके ये डेमोक्रेसी पर अटैक कर रहे हैं। और ये ठीक है, बात पूरी हो गई। आदिल हसन आजाद, रजनीश जी आपके पास बाद में आऊंगा। आदिल हसन आजाद साहब, क्या वजह कि एमआईएम सॉलिड लीडरशिप क्यों नहीं दे पा रही है अपनी बात को, कि ये अपने मसले को हल करने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। आदिल हसन आजाद साहब, एमआईएम आखिर सॉलिड लीडरशिप क्यों नहीं दे पा रही है? उसका सिर्फ चंद सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिस तरह से ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने कहा कि भाई उसकी कुछ मंशा या उसकी तस्वीर बिल्कुल पूरी तरह से साफ नहीं है। सुनिए अबू हुरैरा साहब, हम लोग महाराष्ट्र में लड़े चुनाव। महाराष्ट्र में आज 2 एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह जीते। बिहार में लड़े, इतना कम दिनों में हमने दलितों को भी दिया। आप 6 सीट पे सिर्फ लड़े, एक भी जगह बीजेपी नहीं जीती। उत्तर प्रदेश में यही हाल हुआ। अरे भाई कोशिश कर रहे हैं, कोशिश 2014 के बाद पहली बार तो एमआईएम कोशिश कर रही है। तो इतना बेचैनी की कोशिश किसी को, इन हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन में जैसे कांग्रेस रजिस्टर्ड है उसे एमआईएम रजिस्टर्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं। हम तो पहले, हमें रोजगार चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, हमें रोड चाहिए, सड़क चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। हमने हज सब्सिडी को सबसे पहले हटाने की बात की। गर्ल्स स्कॉलरशिप चाहिए, जो तेलंगाना में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है वो दूसरे प्रदेशों में चाहिए। हम चाहते हैं कि अकलियत का सेफगार्ड हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो। आज बिहार का एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। सीतामढ़ी में सुना जाए, सीतामढ़ी में एक 80 साल बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया। कोई अपोजिशन पार्टी जाने के लिए नहीं है, सिर्फ आप बोलिए। अरे भाई हम लोग मिल के है, तो आज कौन बोल रहा है बीजेपी के साथ गई? आप बतलाइएगा कि बीजेपी के साथ गई है। आप डिक्टेट कीजिएगा, आप बतलाइएगा कि बीजेपी के साथ गई है कि नहीं गई है। आज हिंदुस्तान में तेलंगाना माइनॉरिटी का सेफ है माइनॉरिटी तेलंगाना में, तो कांग्रेस को बेचैनी है। अरे कांग्रेस का कोई एमएलए एमपी है तेलंगाना में या आंध्रा में? कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? माइनॉरिटी का राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इंसाफ होना चाहिए। यही एमआईएम का पैगाम है कि हम सबके साथ हैं। लेकिन एमआईएम को एक ऑप्शन की तरह से देखा जा रहा था, लेकिन वो शायद कैनवस पर उस तरह से नहीं आ पाई जिस तरह से उसे आना चाहिए था। अब इसके पीछे क्या कुछ राज कारफरमा है, ये तो वो तमाम पार्टियां ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। एक दिन रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तो जरूर है कि तमाम पार्टियों से मुसलमान एक तरह से मायूस हैं, जिस तरह से लीडरशिप को दरकिनार किया गया या जिस तरह से मुसलमानों के साथ जो कारफरमाइयां की गई हैं, उससे एक तरह से मुसलमानों में एक मायूसी जरूर देखी जा रही है और मुसलमानों के करीब आने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शकील अंसारी साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, प्रवीण दुबे जी, रजनीश अग्रवाल जी और आदिल हसन आजाद साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।